तो आज के वीडियो में हम लोग सर्किट के बारे में समझेंगे। मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस के सर्किट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को। मैंने बच्चों में एक कॉमन इशू पाया है कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर आपको सॉल्व करना है तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए 3-4 पॉइंट हैं, अगर आप उसको ध्यान में रख लोगे तो हर एक प्रॉब्लम आराम से बन जाएगा। केवल 2 बातों का ध्यान रखकर आप किसी भी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। वो कौन सी बातें हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। अब ये सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन क्या है, इसे समझते हैं। तो अब सबसे पहले सीरीज कनेक्शन को समझते हैं। तो मान लो कि आपके पास कुछ रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 एंड रजिस्टर 3, R1, R2 और R3। ओके, ये 3 रजिस्टर हैं जिनके रेजिस्टेंस आपके पास है R1, R2 और R3। और आप इनको इस तरीके से कनेक्ट करते हो, एक के बाद एक आप इसको कनेक्ट करते हो। ओके, अब इसको आप सप्लाई देते हो, करंट की सप्लाई देते हो। अब इसके अक्रॉस आप बैटरी कनेक्ट करोगे सप्लाई देने के लिए। तो यहां पे मैंने यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दी है। अब जैसे ही मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा इस सर्किट में, तो यहां पे करंट का फ्लो होने लगेगा। तो अब यहां करंट का फ्लो होने लगा। अब करंट हमेशा हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो करंट का फ्लो होगा। अब आप एक चीज यहां पे गौर करके देखो कि रजिस्टर 1 में जो करंट जा रहा है, मान लो करंट आई यहां पे जा रहा है, तो सेम करंट जो रजिस्टर 1 से बाहर निकल रही है, जो करंट बाहर निकल रही है, वही करंट रजिस्टर 2 में जा रहा है। और जो करंट रजिस्टर 2 से बाहर निकल रही है, वो करंट सेम करंट रजिस्टर 3 में जा रहा है। और वापस ये करंट बैटरी को, सेम करंट बैटरी को वापस मिल रही है। तो जब ऐसा हो कि रजिस्टर इस तरीके से कनेक्टेड हो कि पहले रजिस्टर से जो करंट निकल रही है वही करंट दूसरे रजिस्टर में जाए, और दूसरे रजिस्टर से जो करंट निकल रही है वही करंट तीसरे रजिस्टर में जाए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। करेक्ट। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, समझ में आ गई होगी बात। और यहां पे आपको एक और चीज समझनी जरूरी है कि अगर इन 3 रजिस्टर की जगह मुझे केवल एक रजिस्टर चाहिए, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर इक्वलेंट व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये कैसे होता है, अब ये देखो, यहां पे मैंने जो सप्लाई दिया वो बैटरी से दिया, वो कितना दिया, E का दिया, बट यहां पे ड्रॉप होगा। अब ये ड्रॉप मान लो V1 हुआ, और ये ड्रॉप V2 हुआ, और यहां पे ड्रॉप V3 हुआ। करेक्ट। अब ओम्स लॉ तो आपको पता ही होगा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू IR। अब क्योंकि करंट यहां पे आई जा रहा था और रेजिस्टेंस इसका R1 है, तो यहां पे जो V1 का जो ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, IR1। सेम वे यहां V2 क्या हो जाएगा, IR2, क्योंकि यहां पे भी करंट आई जा रहा है और रेजिस्टेंस इसका क्या है, R2, सो इसको लिख देंगे IR2। सेम वे V3 क्या हो जाएगा, IR3। करेक्ट। और आप टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हो वो क्या है, E जनरेट कर रहे हो, तो E क्या हो जाएगा, IR1, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसको V1 की वैल्यू यहां पे रख दो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। करेक्ट। और यहां पे अगर आप देखोगे कॉमन लेने के बाद, तो आपको दिखेगा यहां पे E इक्वल्स टू I मैंने कॉमन ले लिया यहां पे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और यहां पे जब मैं E बाई आई करता हूं, E बाई आई करता हूं, तो ये वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। एक चीज यहां पे समझने की जरूरत है, मैं यहां पे क्या निकाल रहा हूं, यहां पे मैं निकाल रहा हूं कि इन 3 रजिस्टर के जगह पे केवल एक रजिस्टर अगर मैं चाहूं तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये इसी तरीके से हो गया कि मान लो आपकी दुकान है, वहां पे आपने 3 लोगों को रखा हुआ है काम करने के लिए। अब आपको एक ऐसा आदमी मिलता है जो इन तीनों का काम कर सकता है, और आपको पता है ये तीनों निठल्ले हैं,
काम कम करते हैं, बात ज्यादा बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, उस एक आदमी को पकड़ोगे जो इन तीनों का काम कर ले, और वो वर्क एफिशिएंट भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, और थोड़ा सा पैसा भी कम लग जाएगा। तो इस कारण से वहां पे उन तीनों का इक्विवेलेंट वो एक आदमी हो गया। यहाँ पे इन तीनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट एक रजिस्टर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, जब ये रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो। तो यहां पे मुझे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए इन तीनों के बदले, जिसके अक्रॉस सेम ईएमएफ सोर्स ई लगा हुआ हो। तो उसकी जो वैल्यू होगी इन सीरीज कनेक्शन क्या होगी, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, करेक्ट। तो बहुत आसान है इसे समझना। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं। तो नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, विद द नेम ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि जब रजिस्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो यहां पे कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो जब हम लोग तीन रजिस्टर फिर से हमने लिया, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R2 है, और तीसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R3 है, करेक्ट। और सेम सप्लाई मैंने मान लो इसके अक्रॉस सप्लाई दे दिया E, ओके। अब E सप्लाई मैंने दे दिया। अब देखो जैसे ही यहां पे करंट आया, ये जो करंट आएगी यहां पे, अब ये करंट डिवाइड हो जाएगी। मान लो यहां पे करंट गया I1, और यहां पे करंट गया I2, और यहां करंट गया I3, करेक्ट, ओके। अब जो ये जो I1 करंट यहां जा रहा है वो रजिस्टर R1 में जा रहा है, और यहां पे जो I2 करंट जा रहा है वो रजिस्टर R2 में जा रहा है, और I3 करंट R3 में जा रहा है। तो करंट तो अलग अलग है, बट यहां पे एक चीज कॉमन है, वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैसे, मान लो कि ये जो पॉइंट्स है यहां पे देखो, ये E है, यहां पे कहीं पे ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहां पे कोई रजिस्टर लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब यहां इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E है, सेम इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस E है, यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस E है। कहने का मतलब कि इस पॉइंट के अक्रॉस जो दो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, आप देख रहे होगे क्योंकि पॉइंट्स यहां पे कॉमन हैं, इनके बीच में तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। तो जितने भी रेजिस्टर्स लगे होंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में, वो सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा E के बराबर। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है, इसके अक्रॉस भी E है, इसके अक्रॉस भी E है, करेक्ट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचाने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको देखना होगा उनके एंड के पॉइंट्स, उनके जो सबसे एंड के पॉइंट्स है। अब जैसे रजिस्टर R1 है, इसका जो एंड पॉइंट कहां पे आ रहा है, A और B पे आ रहा है। R2 का एंड पॉइंट कहां पे आ रहा है, A और B पे आ रहा है। R3 का एंड पॉइंट कहां जा रहा है, A और B पे आ रहा है। और तीनों के कॉमन पॉइंट कॉमन है, तीनों के जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है। अब जब एंड पॉइंट कॉमन होंगे तो उनके अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस भी कॉमन होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो अगर दो पॉइंट कॉमन हुआ तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस भी कॉमन होगा। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन हुआ तो हम लोग उन रजिस्टर्स को क्या बोल देंगे, उन रजिस्टर्स को बोल देंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि उनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कॉमन है, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन हो गया, ओके। बट करंट अलग अलग है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो कि जो करंट है, क्योंकि ये करंट डिवाइड हो गया तीन करंट्स में, I1, I2 और I3 में, सो यू कैन राइट इट एज I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। एक बात ध्यान में रखना, ओम्स लॉ को नहीं भूलना है। तो यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, तो उसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे E को क्या लिख देंगे, I1 R1। तो यहाँ पे I1 को क्या लिख सकते हैं, E by R1, क्योंकि E पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस E, एंड E इक्वल्स टू व्हाट, I1 R1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, I1 इक्वल्स टू E by R1, E by R1। Same way, what can I write about the I2, E by R2, and what can I write about the I3, I3 in the same way I will write E by R3, correct, okay. So we got here I1, I2 and I3 value in terms of E and R1, E and R2, E and R3. Now here I will put the value. So here I can write I1 equals to E by R1 plus I2 equals to E by R2 plus I3 equals to E by R3.
एंड वन मोर थिंग, आई नीड इक्विवेलेंट ऑफ दिस 3। तो लास्ट केस में जैसे हमने किया था वैसे ही यहां पे करेंगे, इन तीनों को हटा के एक रजिस्टर को रख लेना है। तो यहां पे जो एक रजिस्टर होगा वो तीनों के इक्विवेलेंट होगा, तो आर इक्विवेलेंट। ओके, अब ये सेम ईएमएफ सोर्स के अक्रॉस इसको मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया और करंट जो जाएगा वो सेम जाएगा। तो यहां पे अगर आप ई पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस सेम फिर से ओम्स लॉ लगाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा I इक्वल्स टू ई बाई आर इक्वलेंट। करेक्ट। तो अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो ई बाई आर इक्वलेंट। अब देखो ई कॉमन हो गया, कट कर दो, कट कट। ओके, तो ये हो गया 1 बाई आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। करेक्ट, समझ में आया? ओके, सो ये वैल्यू आ गई 1 बाई आर इक्वलेंट की। तो यहां पे हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझ में आ गया कि अगर रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो कैसे समझेंगे पैरेलल में कनेक्टेड है, उनके एंड पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। यहां पे देखो सारे के एंड पॉइंट्स कॉमन हैं, और जब एंड पॉइंट्स कॉमन है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो उनके बीच का जो आर इक्विवेलेंट इस तरीके से निकालेंगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ओके, एक इसमें एक शॉर्टकट भी है। अगर रजिस्टर सेम है, मान लो कि R1 R2 R3 अगर सेम है तो उस समय R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R बाई एन, R बाई एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ व्हाट रजिस्टर्स। अगर सारे रजिस्टर्स मान लो कि 3 रजिस्टर्स मैंने लिया और तीनों रजिस्टर्स के जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो सेम है, मान लो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और 2 ओम 2 ओम 2 ओम को अगर हम लोग पैरेलली कंबाइन करते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 बाई 3 ओम, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। आप यहाँ पे चेक करके देख लो, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, तो क्या हो जाएगा 3 बाई आर, देन आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आर बाई 3। ओके, सो ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं केसीएल और केवीएल को। ओके, तो नेक्स्ट है किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी हमने उसका यूज किया है, बट अब मैं आपको स्पेसिफिक तरीके से किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को समझा देता हूं। अब क्या होता है, मान लो कि रेजिस्टेंस मैंने लिया, सेम मैं ले रहा हूं, सेम सर्किट ले रहा हूं, मान लो 3 रेजिस्टेंस मैंने ले लिया और यहां पे सप्लाई मैंने ले ली, ई ले ली, करेक्ट, और रेजिस्टेंस ले लिया, R1 ले लिया, R2 ले लिया और R3 ले लिया। करंट की वैल्यू क्या है, I है, यहाँ करंट क्या है, I है, सेम करंट जाएगा क्योंकि ये किसमें है, ये है सीरीज कनेक्शन में, सेम करंट निकला इसमें गया सीरीज कनेक्शन में, करेक्ट। और एक बात ध्यान में रखना, अगर किसी भी सेल से करंट आई निकला है तो वापस उस सेल में करंट आई ही जाएगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी है मगर मोटी बात है। ओके, पढ़ते थे ना हम लोग शक्तिमान में, सुनते थे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वैसे यहां पे कि करंट आई यहां से अगर निकलेगा तो सेम करंट आई जाएगा। ओके, वापस सेम करंट आई जाएगा। तो अब यहां पे अगर केवीएल लगाना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता क्या है। देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सिंपल सी है बात है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है कि जितना क्रेडिट हुआ है उतना डेबिट होगा। कहने का मतलब जितना पैसा जमा किए हो उतना पैसा निकाल सकते हो। बात आई समझ में, नहीं आई? समझते हैं। देखो, मान लो कि आपने यहां पे सप्लाई दिया है ई का, कहने का मतलब कि गेन आपका ईएमएफ जो है, एनर्जी आप दे रहे हो, ईएमएफ सप्लाई जो दे रहे हो वो ई दे रहे हो, तो आपका जो लॉस होगा वो गेन जितना हुआ है उसके बराबर ही होगा, और गेन और लॉस का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ई है, सप्लाई कितना दिया है मैंने, यहाँ पे ई का सप्लाई दिया है सर्किट में। अब यहाँ पे जो करंट जा रहा है, यहाँ आई जा रहा है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ ड्रॉप कितना हो गया, आई R1 का, यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया, आई R2 का, और यहाँ ड्रॉप कितना हो गया, आई R3 का। करेक्ट, करेक्ट। ओके, अब केवीएल कैसे लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे समझना इस चीज को। यहाँ पे केवीएल लगाने के लिए सबसे पहले कि ये जो सेल है, इस सेल से जो करंट जा रहा है वो R1 में जा रहा है, फिर यही करंट निकल के R2 में जा रहा है, और यही करंट निकल के R3 में जा रहा है। ओके, जिसके कारण से ड्रॉप हो रहा है R1 में IR1 का, R2 में IR2 का, और R3 में IR3 का। अभी हमने पढ़ा किसमें, सीरीज कनेक्शन में, कि E इक्वल्स टू क्या हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो वहां से क्या समझ में आया, जितना गेन हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है।
अब केवीएल से इस चीज को अगर समझें तो यहां पे सबसे पहले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सर्किट लॉ आपको लगाना है। तो पहले आप सबके साइन, सबके पोल को डिफाइन कर दीजिए। अब जैसे कि सेल है तो उसका पोल तो पहले से डिफाइन होता है, जो छोटा वाला होगा वो माइनस, जो बड़ा वाला होगा वो प्लस। करेक्ट। तो पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी होगी। रजिस्टर की अपनी कोई पोलैरिटी होती नहीं है, तो क्या करना है रजिस्टर में, जिधर से करंट आपको जाता हुआ, अंदर जाता हुआ दिखेगा उधर ले लेना है प्लस, और जिधर से बाहर निकलता हुआ उधर लेना है माइनस। तो यहाँ पे करंट आप देख रहे हो कि इधर से जा रहा है तो यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो यहाँ प्लस, और यहाँ से लीव कर रहा है इसलिए माइनस। यहाँ पे एंट्री कर रहा है प्लस, यहाँ से निकल रहा है माइनस, यहाँ से एंट्री कर रहा है प्लस, और यहाँ से निकल रहा है माइनस। करेक्ट। दूसरा स्टेप, पहला आपको सबका साइन डिफाइन कर देना है। करेक्ट। अब साइन डिफाइन करने के बाद दूसरा स्टेप क्या लेना है, आप क्लॉकवाइज स्टार्ट करना चाहते हो तो क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कैसे भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आंसर आएगा। ओके। सो अब देख लो, यहां पे मान लो मेरा मन है क्लॉकवाइज जाने का, तो मैं क्लॉकवाइज चला। ओके। अभी किसी जगह से भी स्टार्ट कर सकते हो, नॉर्मली सेल से स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से यहां गया, तो जब भी आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाओगे, लोअर पोटेंशियल मतलब माइनस से प्लस, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल का मतलब माइनस से प्लस, तो आप प्लस लिखते हो, तो यहां पे माइनस से प्लस जा रहे हैं तो आपको गेन हो रहा है, तो इसीलिए आप प्लस लिखते हो, तो माइनस से प्लस, प्लस ई का आपको गेन हुआ। करेक्ट। अब यहां पे आप जा रहे हो प्लस टू माइनस, तो यहां पे जब भी आप प्लस टू माइनस जा रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो आप लिखोगे माइनस, लॉस हो रहा है आपको, तो क्या लिखोगे आप माइनस, माइनस क्या लिखोगे IR1, कितने का लॉस हो रहा है IR1 का। ओके। सेम वे यहां पे प्लस टू माइनस जा रहे हो, कितने का लॉस हो रहा है IR2, यहां पे कितने का लॉस हो रहा है माइनस IR3। ओके। और जैसे मैंने बोला था जितना गेन होगा उतना लॉस होगा, इसका मतलब लॉस और गेन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। करेक्ट। ओके। ये इक्वेशन आपको आ गया। अगर इसी को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज तरीके से लिखना चाहते हो, इधर से लिखना चाहते हो, तो सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो यहाँ पे, यहां से स्टार्ट किया प्लस से माइनस गया तो माइनस ही लिख लो। ओके। फिर यहां आ गया, बट यहां माइनस से प्लस जा रहे हैं तो यहां पे प्लस लिखना पड़ेगा। ओके। व्हाट IR3, सेम IR3। ओके। अब यहां पे माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस IR2, यहां फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस IR1 इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम है कि नहीं है, माइनस अगर कॉमन ले लो उधर फेंक दो, आप उठा के फेंक दो माइनस को, तो क्या आ जाएगा E माइनस IR3 माइनस IR2 माइनस IR1 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर है, इसीलिए आप एक बार साइन को डिफाइन कर दो, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं लगे हुए उनको अगर आप साइन को डिफाइन कर दोगे, उसके बाद आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो लूप रूल है, इसको लूप रूल भी बोलते हैं, आप एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके। सेम आंसर आएगा। तो ये हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बेसिक्स मैंने बताया है। वैसे ही किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन रूल भी जिसे बोलते हैं, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप रूल बोलते हैं। दूसरा है किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन रूल, वो क्या होता है अभी हमने देखा भी था उसे, बट मैं स्पेसिफिकली उसको बता देता हूं। जैसे मान लो कि किसी भी ब्रांच से करंट आ रहा है, मान लो I, और वो दो ब्रांच में करंट चला जा रहा है I1 और I2, तो किसी भी जंक्शन पे जो टोटल इनकमिंग करंट होगा इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है। मान लो कि एक चैनल है, वहां से वाटर आ रहा है और वहां से दो आपकी शाखाएं निकली हुई हैं, तो डेफिनेटली है कुछ वाटर एक शाखा में जाएगा, दूसरा वाटर दूसरे चैनल में जाएगा, दोनों का सम जितना वाटर आ रहा है उसके बराबर होगा। तो वैसे ही है, करंट मान लो I आ रहा है तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। करेक्ट। ओके। तो सम ऑफ द इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि आपके पास एक सर्किट है। करेक्ट। अब यहां पे मैंने डिवाइड कर दिया है सर्किट को इस तरीके से, और यहां पे मैंने सप्लाई दे दिया है। करेक्ट। अब ये मान लो कि यहां पे 2 ओम है। करेक्ट। यहां पे 1 ओम है और यहां पर भी 2 ओम है। करेक्ट। और सप्लाई मैंने 10 वोल्ट का दे दिया है। अब मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द करंट इन 1 ओम रजिस्टर, फाइंड करंट इन 1 ओम रजिस्टर, फाइंड करंट इन
1 ओम रेजिस्टर, करेक्ट, रेजिस्टर। ओके, तो सिंपल है। सबसे पहले तो टोटल करंट क्या है ये निकालना होगा। ओके, तो आपको जब टोटल करंट पता रहेगा तो ही तो पता चल पाएगा आपको कि कितना करंट इसमें जा रहा है, कितना करंट इसमें जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले टोटल करंट, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 आपको ध्यान में रखना है, टोटल करंट निकाल लो। ओके, अब टोटल करंट कैसे निकालोगे, आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। अब जब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना आ गया तो आपको ईएमएफ सप्लाई दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट पता रहेगा तो आई निकल जाएगा ओम्स लॉ का यूज करके। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, आप देख रहे हो ये दोनों पैरेलल में है, करेक्ट, और इन दोनों के पैरेलल के बाद जो रजिस्टर आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, क्योंकि इन दोनों के पैरेलल के बाद जो रजिस्टर आएगा, इन दोनों को हटा के जो जिस रजिस्टर को आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जोड़ोगे उसमें वही करंट जा रहा होगा जो इससे निकल रहा है, करेक्ट। ओके, तो वो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो इससे सीरीज में होगा, करेक्ट। तो पहले तो इसका पैरेलल निकाल दो, तो किसका पैरेलल क्या होगा, देखो आर इक्विवेलेंट, तो ये दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, अभी जो मैंने निकाला था पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, वहीं से ही इसको लाया हूँ, ठीक है। तो ये R1 क्या है, 1 है, मान लो 1 है, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 2 डिवाइड बाई 3 ओम, तो 2 डिवाइड बाई 3 ओम हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो कि ये 2 ओम रेजिस्टर है, करेक्ट, और यहां पे इन दोनों को हटा के जो मैंने रेजिस्टर लिखा वो है 2/3 ओम, और यहां पे सप्लाई मैं क्या दे रहा हूं, 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूं, करेक्ट। अब देखो यहां पे जो करंट आ रहा है वो करंट इसमें गया और सेम करंट यहां से बाहर निकला, एंड वही करंट इसमें जा रहा है, तो ये दोनों रजिस्टर किसमें हो गए, जैसे मैंने बताया था अभी सीरीज में हो गए। तो अब जब ये सीरीज में हो गए तो इनकी आर इक्विवेलेंट क्या आएगी, आर इक्विवेलेंट क्या आएगी, R1 प्लस R2, 2 प्लस 2/3, 2 प्लस 2/3, दिस इज व्हाट 6 प्लस 2, 8/3 ओम, करेक्ट। तो अभी आपको आर इक्विवेलेंट निकल गया, तो जब आर इक्विवेलेंट निकल गया कहने का मतलब इन दो रजिस्टर की जगह अब एक रजिस्टर आप लिख सकते हो फाइनली, वो क्या हो गई, वो हो गई आर इक्विवेलेंट, दैट इज व्हाट 8/3 ओम, और सप्लाई क्या है 10 वोल्ट की सप्लाई है आपके पास। ओके, तो अब आपको रेजिस्टेंस फाइनल आर इक्विवेलेंट आपको पता है, वोल्टेज पता है, तो बहुत आसान से निकल जाएगा ये। आई इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई आर इक्विवेलेंट, V सप्लाई कितनी है 10 डिवाइड बाई 8/3, दिस इज हाउ मच, this is 30/8, okay, so it can be written as 15/4 ampere, 15/4 एम्पियर। तो करंट क्या हो गई 15/4 एम्पियर, इसका मतलब ये कि यहां पे जो करंट जा रही थी वो 15/4 एम्पियर की करंट थी। ओके, बात आई समझ में। अब देखो यहां पे करंट जाएगी मान लो I1 और यहां पे करंट जा रही है I2, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो एक बात बताओ कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा कि नहीं होगा, मान लो ये V2 है तो V2 इसके अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस भी होगा और इसके अक्रॉस भी V2 होगा, करेक्ट। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कई तरीके हैं निकालने के, आप यहां से नॉर्मल देखो, यहां पे करंट कितनी जा रही थी 15/4 एम्पियर, 15/4 एम्पियर। अब यहां पे ड्रॉप कितने का हो रहा है, यहां पे ड्रॉप कितने का हो रहा है देख लो, 15/4 into 2, because I into R is a drop, so 15/4 into 2, correct, that is how much 15/2 volt, 15/2 volt, correct। तो यहां पे ड्रॉप हो गया 15/2 वोल्ट का, बात आई समझ में, 15/2 वोल्ट की ड्रॉप यहां पे हो गई, तो बचा हुआ ड्रॉप, बचा हुआ क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 10 वोल्ट का, तो V2 ये मान लो V1 है, ये कितना है V1 है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि V1 प्लस V2, अभी मैंने क्या बताया कि V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 कितने के बराबर होगा 10 वोल्ट के बराबर होगा, 10 वोल्ट, करेक्ट ना। और V1 हमने निकाल दिया कितना 15/2 वोल्ट, करेक्ट, प्लस V2 इक्वल्स टू 10। So finally what can I write? I can write it as a V2 equals to 10 minus 15/2, 10 minus 15/2, this is how much 20 minus 15, that is what 5/2 volt,
5/2 volt. So what did you get here? You get 5/2 volt. V2 की वैल्यू कितनी हो गई? V2 की वैल्यू हो गई 5/2 वोल्ट. 5/2 वोल्ट. अब आपको करंट यहां पे I1 निकालनी है, क्योंकि 1 ओम के अक्रॉस आपको करंट निकालनी है. तो यहां पे आपको जो करंट है वो कितनी निकालनी है? I1. दैट मींस 1 ओम के अक्रॉस. तो I1 यहां देखो, V2 जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V2 है. पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आपका V2 है. यहां पे V2 इक्वल टू क्या हो गया? I1 इंटू व्हाट? 1, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या है? 1. V2 कितना निकाला हमने? V2 हमने निकाला अभी यहां पे 5/2 वोल्ट. 5/2 वोल्ट. तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यहां पे लिख सकते हैं 5/2 इक्वल्स टू I1 इंटू 1. तो I1 क्या हो गया? 5/2 एम्पियर. 5/2 एम्पियर. करेक्ट. सेम वे अगर आपको I2 निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे आप? सेम करो. V2 क्या है यहां पे दिया हुआ? V2, क्योंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2 ओम के अक्रॉस. सेम V2 ही है, क्योंकि ये पैरेलल में है. तो ये हो गया आपका V2 इक्वल्स टू, यहां पे करंट I2 जा रहा है बट रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का. सो I2 इंटू 2. सो V2 क्या है? 5/2. 5/2 इक्वल्स टू I2 इंटू 2. तो I2 क्या हो गया? 5/4 एम्पियर. करेक्ट. अब देखो यहां पे I1 5/2 एम्पियर और I2 5/4 एम्पियर. इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 15/4 एम्पियर के. जोड़ के देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो यहां पे आप देखो, सम ऑफ द करंट्स I1 प्लस I2 क्या है? 5/2 प्लस 5/4. तो ये क्या हो गई? ये हो गई LCM ले लो 4, यहां पे 10 प्लस 5, 15/4 एम्पियर. तो आ रही है वैल्यू आपकी 15/4 एम्पियर. तो इस तरीके से मैंने आपको जो सर्किट एनालिसिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने बता दिया है. अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं. मैं आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करूंगा. थैंक यू.